हेलो एवरीवन। मैं आ गया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे थे एमए जियोग्राफी के पेपर जो कि थर्ड सेमेस्टर का पेपर होता है। आज का सब्जेक्ट है नगरीय भूगोल। ठीक है। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भू सूचक से क्या अभिप्राय है, इसका क्या क्षेत्र व विकास की विवेचना कीजिए। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है, तो इसको पूरा देखें। नगरीय भूगोल भूगोल विषय की नवीनतम शाखा है। वर्तमान में भूगोल में इस विषय में क्रमबद्ध या सामयिक रूप से अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित कर लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक विषय को भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान या भौतिक भूगोल की भांति नहीं पढ़ाया जाता था। इसका कारण यह है कि इस विषय ने कभी भी क्रमबद्ध रूप से विकास नहीं किया। यह विषय उन प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है जो कि सांस्कृतिक शब्द में स्थानिक प्रारूपों को प्रभावित व संचालित करती है। ये क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हैं जिनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय भूगोल केवल उन्हीं प्रक्रियाओं से अपना संबंध रखता है जो केवल नगर से संबंध रखती हैं। भूगोलवेत्ताओं के लिए नगर प्रारंभ से ही आकर्षण के केंद्र रहे हैं। उन्होंने इसका अध्ययन दो तरह से किया है। एक तो नगर को एक इकाई के रूप में उसी तरह माना जैसे किसी भौगोलिक तत्व का वर्णन किया जाता है। इसकी यह विधि क्रमबद्ध अध्ययन की ओर संकेत करती है। दूसरे, वह नगर को प्रादेशिक केंद्र के रूप में देखता है। नगरीय भूगोल का अर्थ एवं प्रकृति। तो नगरीय भूगोल अंग्रेजी भाषा के अर्बन जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्थ और अर्बनस से बना है, जिसका अर्थ नगर व उसके संबंधित घटनाएं हैं। सामान्य तौर पर सिटी, कस्बा और महानगरों शब्दों का प्रयोग नगरीय अधिवास के लिए होता है। जर्मनी में स्टेड, इंग्लैंड में टाउन और सिटी शब्दों का प्रयोग एक अर्थ में किया जाता है। सिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविटास से मानी जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही नगर की संकल्पना पुरानी है। नगर, नगरीयता एवं सभ्यता जैसे शब्दों की व्युत्पत्ति सिविटास से ही मानी गई है। ए इल स्मेल्स का मत है कि इन शब्दों का व्युत्पत्ति मूलक समगुण एक ऐसी छोटी सच्चाई को प्रकट करता है जिसको सही तरह से पहचाना नहीं जा सकता। नगर, नगरीय क्षेत्र या नगरीय अधिवास पृथ्वी पर स्थित एक छोटी प्रादेशिक इकाई है जिसमें मानव जनसंख्या सघन बस्ती के रूप में निवास करती है। नगरीय भूगोल को नगरों का भूगोल या नगरीय बस्तियों का भूगोल कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ में इसके अंतर्गत नगरों या नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से किया जाता है। स्मेल्स ने भूगोल के शब्द में नगरीय शब्द का कार्य स्पष्ट करते हुए लिखा, भूगोलवेत्ताओं को एक विशेष मनुष्य निर्मित दृश्य को नगरीय मानना चाहिए। नगरीय भूगोल का अधिवास भूगोल के एक अंग तथा भूगोल की एक प्रतिष्ठित शाखा के रूप में देखा जाता है। यह मानव भूगोल की बड़ी ही महत्वपूर्ण शाखा है। C.F. कोहन महादेव ने नगरीय भूगोल से बस्ती भूगोल का संबंध बताते हुए लिखा है कि नगरीय भूगोल अंशतः बस्तियों की अध्ययन की एक प्रावस्था मात्र है जो तीव्र आंतरिक विभिन्नता रखने वाले अत्यंत जटिल क्षेत्रों पर लागू की जाती है। आज नगरीय भूगोल एक स्वतंत्र भौगोलिक अनुशासन के रूप में विकसित हो चुका है। H.M. मेयर ने नगरीय भूगोल के विषय में लिखा है कि भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति नगरीय भूगोल का मुख्य लक्ष्य मानव और उसके कार्यकलापों का अंतर संबंधों की व्याख्या करना है। इसके साथ ही नगर के विभिन्न प्रतिरूपों तथा उसके बाह्य ग्रामीण क्षेत्र के अंतर
संबंधों की भी व्याख्या करता है, क्योंकि कोई भी नगर वास्तव में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। मेयर के नगरीय व ग्रामीण अंतर संबंधों की व्याख्या का मुख्य आधार अधिक स्रोतों को माना है। इनके अनुसार नगर का ढांचा ही आर्थिक आधार पर बना है। उसका विकास स्वयं एक उसके बाह्य क्षेत्र के आर्थिक स्रोतों पर ही निर्भर करता है। नगरीय भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नगरीय भूगोल पर दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को इस प्रकार रखा जा सकता है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरीय भूगोल ने नगर का बसाव स्थान, प्रादुर्भाव, प्रारूप तथा वर्गीकरण का अध्ययन सम्मिलित है। डडले स्टाम्प के अनुसार नगरीय भूगोल का उद्देश्य भौगोलिक पक्षों के प्रसंग में नगरों के विकास का गहन अध्ययन करता है। एच.एम. मेयर के अनुसार नगरीय भूगोल का मुख्य विकास उन प्रारूपों तथा संबंधों की व्याख्या है जो एक ओर नगरीय क्षेत्र में विद्यमान होने तथा दूसरी ओर नगरीय एवं अननगरीय के बीच स्थित होते हैं। जी.एस. गोसाल के अनुसार नगरीय भूगोल की नगरीय स्थानों का भौगोलिक अध्ययन है। ये नगरीय स्थान अपने चारों ओर के प्रदेश के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रदेश के सहारे जीते हैं, इसीलिए जन्म लेते हैं। एच.एम. मेयर के अनुसार नगरीय भौगोलिक अनुसंधान प्रारूप से नगर के भीतर व नगरों के बीच पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंध रखता है। यह नगरीय व अननगरीय क्षेत्रों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है तथा नगर के विकास और परिवर्तनों की शक्तियों पर ध्यान देता है जो नगरीय भूदृश्य को रूप प्रदान करती है। आई.ई. मर्फी के अनुसार नगरीय भूगोल का संबंध नगरीय विकास के स्थानिक पहलुओं से है। इसमें अनगरीय क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि इनका संबंध नगरों से, उसका संबंध नगरीय केंद्रों से संबंध क्षेत्रीय प्रारूपों को निर्धारित करने तथा इन व्यवस्थाओं की व्याख्या करने से है। नगरीय भूगोलवेत्ता पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा बसाए हुए क्षेत्रों में अपनी दिलचस्पी रखता है। वह उन संबंधों का आकलन करता है जो उन बसे हुए क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। इसके साथ साथ एक बसे हुए क्षेत्र के भीतरी संबंधों को देखता है। ये सभी बातें सामूहिक रूप से स्थलों की एक स्थानिक व्यवस्था बनाते हैं। विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगरीय भूगोल नगरीय अधिवासों के मध्य तथा भीतर और अन्य नगरीय व अनगरीय प्रदेशों के उसके संबंधों में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनकी पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या करता है। नगरीय भूगोल की विषय वस्तु या उसका क्षेत्र। नगरीय भूगोल की विषय वस्तु में निम्न दो पक्ष शामिल किए जाते हैं। नगर एक पूर्ण क्षेत्रीय इकाई या अधिवास इकाई के रूप में, दूसरा है नगर की आकारिकी आंतरिक स्वरूप एवं प्रतिरूप। एक पूर्ण इकाई के रूप में नगर का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। भौतिक इकाई के रूप में नगरों की स्थिति, उत्पत्ति एवं विकास, आकार, वितरण तथा वर्तमान स्वरूप। कार्यात्मक इकाई या प्रादेशिक केंद्र के रूप में नगर के कार्यों तथा उसके समीपवर्ती और अन्य क्षेत्रों से उसके संबंधों का अध्ययन करते हैं। आर.ई. मर्फी महोदय ने नगरीय भूगोल के क्षेत्र को दो स्तरीय माना है। इकाइयों के रूप में नगरों से उसकी स्थितियों, विशेषताओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा नगर के आंतरिक प्रतिरूपों, भूमि उपयोग प्रतिरूपों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिरूपों, यातायात प्रतिरूपों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रतिरूपों का अध्ययन है। लेविस मॉमफोर्ड ने नगर के अध्ययन को दो रूपों में देखा है। धारक के रूप में नगर भिन्न भौतिक तत्वों का समूह है और चुंबक के रूप में यह भिन्न तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है और दूर भेजता है, अर्थात प्रादेशिक केंद्र के रूप में संबंधित क्षेत्रों से विनिमय करता है। आई.ई. डिकिंसन महोदय ने ब्लैचार्ड द्वारा बताए गए नगरीय भूगोल के क्षेत्र में चार मुख्य समस्याओं को दूसरे रूप में निम्न प्रकार रखा है। नगरों का बसाव स्थान, परिस्थिति, अवस्थिति एवं नाभिकता। नगरों का ऐतिहासिक
विकास, नगरीय संरचना या आकारिकी, नगरीय बस्ती की सीमाएं। हेरोल्ड कार्टर ने नगरीय भूगोल के विषय में क्षेत्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इनके अनुसार भूगोल की यह शाखा नगर की स्थिति, उसके रूप तथा भीतरी संरचना से अपना संबंध रखती है। इसके अंतर्गत नगर के आकार, उसके कार्यों व स्थानों की परस्पर दूरी का अध्ययन किया जाता है। नगरों की संरचना या आकारिकी में नगर के प्लान या विन्यास, भूमि उपयोग या इमारतों के कार्य तथा भवनों की वास्तुशिल्प का अध्ययन किया जाता है। डेविज ने नगरीय भूगोल की विषय वस्तु में अनेक बातों को शामिल किया है। ये सभी बातें एक दूसरे से संबंधित है और उन्हें अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग भी किया जा सकता है। इनके अनुसार नगरीय भूगोल की विषय वस्तु में निम्न बातें आती हैं। तत्व, इनमें 4 तत्व शामिल हैं: वातावरण, बसाव स्थान एवं स्थिति, जनसंख्या, नगर में निवास करने वाली जनसंख्या की विशेषताएं, क्रियाकलाप, नगरीय कार्य, नगर आकारिकी, नगर निर्मित भूदृश्य। संदर्श, स्थायी संरचना व विभिन्न भागों से संबंध, अंतर्गरीय व अंतःनगरीय परिसंचरण एवं प्रवाह, गंत्यात्मक प्रक्रिया, कालिक परिवर्तन। नागरीयता की व्याख्या, नागरीयता की प्रक्रिया। नगर एक इकाई के रूप में, नगर एक वितरण केंद्र के रूप में है। नगर का क्षेत्रीय प्रभाव, आंतरिक संरचना। नगरीय भूगोल के अध्ययन के उपागम। ठीक है, नगरीय भूगोल के अध्ययन में निम्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। पूर्व इकाई के रूप में नगरों का अध्ययन। इस विधि के अनुसार भूगोलवेत्ता नगर को पृथ्वी तल पर एक पूर्ण इकाई के रूप में देखता है। ईट्स एवं गार्नर ने इसे नगर तंत्र उपागम बताया। नगरों के आंतरिक भागों का अध्ययन इसके आकारिकीय उपागम या आंतरिक संरचना उपागम भी कहते हैं। इसके द्वारा नगरों के अंदर ही समस्त विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें नगर के विभिन्न भागों का बारी बारी से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत नगरों का क्रमबद्ध अध्ययन, इसे प्रकरण अध्ययन उपागम भी कहते हैं। इसके द्वारा एक नगर या किसी क्षेत्र के अनेक नगरों का अलग अलग क्रमबद्ध अध्ययन बारी बारी से किया जाता है। यह उपागम नगरीय नियोजन की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। इसके प्रत्येक नगर की अलग अलग समस्याएं ज्ञात हो जाती हैं। तुलनात्मक प्रादेशिक उपागम, यह नगरीय भूगोल अध्ययन की एक उपयोगी एवं लोकप्रिय विधि है। इसके द्वारा नगरों के विषय में सामान्यीकरण करना आसान हो जाता है। इससे भिन्न भिन्न नगरीय क्षेत्रों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। स्मेल व मर्फी जैसे भूगोलवेत्ताओं ने इस उपागम का सहारा लिया है। जननिक या उद्विकात्मक उपागम, इसे ऐतिहासिक उपागम भी कहा जाता है। इस उपागम में नगर को काल या समय के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने इस उपागम का उपयोग किया है। इसमें नगर की उत्पत्ति से लेकर इसके वर्तमान स्वरूपों तक के संपूर्ण विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कार्यात्मक उपागम, इसे आर्थिक आधार उपागम भी कहते हैं। इस उपागम में अध्ययनकर्ता अपना ध्यान नगर के कार्यों, उसकी विभिन्नता पर केंद्रित करता है। इस उपागम का महत्वपूर्ण पहलू नगरों का सेवा केंद्र व प्रादेशिक राजधानियों के रूप में अध्ययन है। आगमनात्मक, आनुभाविक एवं गुणात्मक उपागम, अधिकतर नगरीय अध्ययनों में अब इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। इससे भिन्न भिन्न नगरों के क्षेत्र अध्ययन द्वारा अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें अर्जित ज्ञान के आधार पर सामान्यीकरण करते हैं। 8वां है निगमनात्मक, सैद्धांतिक और सांख्यिकीय उपागम। इसमें कुछ सिद्धांतों, नियमों व प्रतिमानों के आधार पर नगरों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आंकड़े उपलब्ध न होने पर क्षेत्र अध्ययन करना पड़ता है तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके सामान्यीकरण किया जाता है। इसका परीक्षण व्यक्तिगत क्षेत्रों पर किया जाता है। कोटि आकार नियम एवं निकटतम पड़ोसी विधि, इस प्रकार के नियम इसकी नगरीय भूगोल के अध्ययन में प्रयोग हो रहा है। इस उपागम को सिद्धांतों का उपागम भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।